गुड इवनिंग स्टूडेंट। धनंजय आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग फिर उपस्थित हैं शाम के 6 बजे और विज्ञान के एनसीईआरटी आधारित क्वेश्चन के साथ। तो आज हम लोगों के पास जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वो फिजिक्स का है। फिजिक्स में स्पेशली मैंने उस चैप्टर को उठाया है जिससे कि क्वेश्चन अक्सर हम लोगों को देखने को मिलते हैं, जिसमें एक चैप्टर है जिसका नाम ग्रेविटेशन है और दूसरा आप देख रहे हैं जिसका नाम पेंडुलम है। इससे अक्सर आजकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इस चैप्टर को हम लोग देखेंगे कि इससे बनने वाले प्रश्न क्या हो सकते हैं। कुछ पीवाईक्यू मिलेंगे, कुछ एनसीईआरटी से डायरेक्ट बनाए गए क्वेश्चन है और सभी के सभी एनसीईआरटी के लाइन से ही है, मतलब अगल से बगल से कोई क्वेश्चन उठाया नहीं गया है। तो चलिए इस सेशन को हम लोग शुरू करते हैं बिना लेट किए। और आज का पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने है, जिससे बातें कही जा रही है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दिस स्टेटमेंट इज नोन एज, यानी हम लोग को एक स्टेटमेंट दिया गया है और उस स्टेटमेंट के बारे में बातें हो रही है कि ये किस नियम को बताता है। क्या वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, क्या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, क्या न्यूटन फर्स्ट लॉ है, क्या वो केपलर का लॉ है। ये हम लोगों से बातें यहाँ पर कही जा रही है। तो इस प्रश्न को आपने पढ़ लिया होगा, आंसर भी करने के लिए आप सक्षम हैं। तो देखेंगे हम लोग क्या होगा कि किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स, यानी अट्रैक्शन फोर्स क्या बोल रहा है कि समानुपाती या अनुपातिक है उनके द्रव्यमान के गुणनफल के और बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यही नियम तो कहलाता है। कौन सा नियम? तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम इसी को तो कहते हैं, जिसको न्यूटन साहब ने दिया था। इस नियम को न्यूटन साहब ने दिया था। ध्यान रखेंगे कि जब हम लोग बात करते हैं न्यूटन्स लॉ का, तो ये मास रहता है और मास के गुणनफल के बराबर फोर्स है और उनके बीच की दूरी के स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ पे जो बातें की जाए न्यूटन के गति का फर्स्ट नियम, इसी को तो हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम कहते हैं। यही वो फर्स्ट लॉ है जो क्या देता है हमें, बल की परिभाषा, बल का डेफिनेशन न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होता है? तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम से। बल का समीकरण किससे प्राप्त होता है? तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से। क्लियर? केपलर साहब जो है, इन्होंने ग्रहों के गति के नियम का सिद्धांत दिया था। क्लियर? और इसी नियम का एक झलक हम लोगों को देखने को मिलता है किसमें? तो कह सकते हैं हम लोग कि ये नियम हम लोग को गुरुत्वाकर्षण के नियम में देखने को मिलता है। तो यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। अब अगला जो क्वेश्चन आएगा उसमें इस नियम को ही आगे विस्तार किया हुआ होगा। जैसे हम लोगों ने देखा कि न्यूटन्स का लॉ क्या कहता है कि एफ समानुपाती एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। तो जब हम लोग इस समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ पे बराबर लाएंगे और एक कांस्टेंट लाएंगे। कांस्टेंट हम लोगों ने यहाँ पे क्या रखा है? जी। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जी को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के नाम से जानते हैं। हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। इस यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का एसआई मात्रक क्या होगा? तो हम लोग अगर लिखे जी इक्वल टू तो एफ इंटू आर स्क्वायर बाई एम वन एम टू। एफ क्या है? न्यूटन है। आर दूरी है तो मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। एम वन एम टू मास है तो केजी स्क्वायर, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यहां पे हम लोगों को दिख रहा है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जी का क्या है? तो यूनिट है। अब यहां से आपसे पूछा जा सकता है कि इस जी का मान कितना होता है। इस जी का मान कितना? तो 6.6734 इंटू 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ये मान दिया कब गया था? तो 1798 ईस्वी में एक व्यक्ति हुए जिनका नाम है हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश ने 1798 ईस्वी में जी के मान के बारे में बताया कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जो है जी, उसका मान क्या होगा। तो मान कितना होगा? तो 6.6734 इंटू 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन यहां से ये भी पूछा जा सकता है कि क्या एफ इक्वल टू जी हो सकता है?
ये भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि क्या F बराबर G हो सकते हैं, तो कहेंगे बिल्कुल हो सकते हैं। कब? जब हम लोग यहाँ पे F R M1 M2 क्या हो जाए, एक ही यूनिट हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि G इक्वल टू F हो जाएगा। यानी अगर R बराबर भी 5, M1 बराबर भी 5, M2 बराबर भी 5, तो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। या सब एक एक हो जाए तो भी हो जाएगा। यानी R इक्वल टू M इक्वल टू F इक्वल टू G। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इफ इट वेट ऑन अर्थ 60 न्यूटन। कह रहा है कि जो पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार है, ई से लिख दिए, ये कितना है, 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर इसका वेट कितना होगा, ये आपको जवाब में बताना है। कमेंट बॉक्स में आप जवाब दे सकते हैं। आप जानते हैं कि चंद्रमा पर जो जी का मान है, स्मॉल जी, कैपिटल जी नहीं, स्मॉल जी, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम लोग गुरुत्वीय त्वरण के नाम से जानते हैं, तो चंद्रमा पर स्मॉल जी का मान जो है पृथ्वी पर के मान का 1/6 है। तो जब हम लोग चंद्रमा पे मास की बात करते हैं, तो मास तो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि मास क्या है, कांस्टेंट होने वाला ये फिजिकल क्वांटिटी है, ये कांस्टेंट होता है, ये चंद्रमा पर जाए कहीं भी जाए ये बदलने वाला नहीं है। लेकिन वेट बदलता है। तो पृथ्वी पे वेट का फॉर्मूला होता है mg, और चंद्रमा पे mg/6 है। तो ये जो आपने 60 न्यूटन दिखा है, ये तो mg ही तो है। तो mg इक्वल टू 60/6 इक्वल टू 10 न्यूटन। आंसर क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन। आजकल देखे होंगे बीपीएससी ने क्या किया है कि आपसे न्यूमेरिकल के क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया है। तो न्यूमेरिकल के क्वेश्चन भी हम लोग साथ में बनाते हुए चलेंगे, ताकि हम लोगों को कोई समस्या ना हो। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। कहा जा रहा है हम लोगों से कि व्हाट हैपन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एज वी मूव फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू हायर एल्टीट्यूड। कहा जा रहा है कि जब हम पृथ्वी की सतह से अधिक ऊंचाई पर जाते हैं, तो गुरुत्वीय त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी अगर हम लोग बात करें कि यह पृथ्वी का सरफेस है, तो इससे ऊपर जाएंगे तो जी का मान क्या होगा, इससे नीचे आएंगे तो जी का मान क्या होगा। तो दोनों कंडीशन में जी का मान जो होगा वो डिक्रीज करेगा। दोनों कंडीशन में डिक्रीज करेगा, यानी कि घटेगा। ध्यान रखना है कि पृथ्वी के सरफेस से ऊपर जाए या नीचे जाए, दोनों स्थिति में जी का मान घटेगा। और जब पोल्स पर चले जाएंगे, जी का मान पोल्स पर, ध्रुवों पर कितना होगा, तो मैक्सिमम होगा। जी का मान पृथ्वी के सेंटर पर, केंद्र पर कितना होगा, 0 होगा। पृथ्वी जिस स्पीड से रोटेट कर रही है, इससे अगर स्पीड, रोटेशनल स्पीड बढ़ जाए तो भी क्या होगा, तो जी का मान घटेगा। रोटेशनल स्पीड धीरे हो जाए तो जी का मान बढ़ेगा। पृथ्वी रुक जाए तो जी का मान बढ़ जाएगा। कितना, तो यानी कहेंगे कि इक्वेटर पे जो मान है वो पोल्स के बराबर हो जाएगा, पोल्स पर चेंज नहीं होगा। यानी अगर पृथ्वी के इक्वेटर पर पूछा जाए, इक्वेटर पर जी का मान क्या होगा, तो इक्वेटर पर जी का मान मिनिमम होता है। तो अब देखिए क्या है क्वेश्चन, कि पृथ्वी के सतह से ऊपर जाए या नीचे जाए, दोनों स्थिति में घटता है। अगर हम लोग इक्वेटर से पोल्स की ओर जाएं, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर, तो बढ़ता है। क्लियर? बिकॉम इट जीरो, कहां, पृथ्वी के सेंटर पर 0। पृथ्वी के सेंटर पर जी का मान 0। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न को देखिए, क्या है अगला प्रश्न हम लोगों के सामने। व्हाट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स वेट ऑन अर्थ इज 980 न्यूटन, यानी 980 न्यूटन। कहा जा रहा है कि यदि किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार 980 न्यूटन है, तो उसका द्रव्यमान कितना होगा। यानी आपको भार दिया गया है और आपसे मास पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं कि भार इक्वल टू mg। अब भार दिया हुआ है कितना, तो 980, 980, एम कितना है, तो एम निकालना है। जी का मान कितना लेना है, तो 9.8, 9.8। तो इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 100 बार में कटेगा। कितना बार में, 100 बार में कटेगा।
तो आंसर वहीं तो हो जाएगा कि m इक्वल टू 100 kg, यानी 100 kg की वस्तु जो है उसका भार कितना हो जाता है, तो 980 न्यूटन हो जाता है। एक बात ध्यान रखेंगे, जिसे भार कहते हैं, जिसे वेट कहते हैं, वेट का जो एसआई यूनिट है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। क्योंकि देखिए F इक्वल टू एम ए, द्रव्यमान गुने त्वरण, और W इक्वल टू एम जी, ये भी तो त्वरण ही है ना, बस गुरुत्वीय त्वरण है, यह नॉर्मल त्वरण है। इसीलिए जो फोर्स का यूनिट होता है वही यूनिट वेट का भी होता है, भार का भी होता है। ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द थ्रस्ट, प्रणोदक। थ्रस्ट की बात होती है कहां, जब रॉकेट वगैरह की बात होगी, रॉकेट में जो फ्यूल्स यूज होता है उसे देखते हैं, कहते हैं प्रणोदक। रॉकेट फ्यूल्स वो क्या करता है, रॉकेट को तेजी से ऊपर की ओर ले जाता है। यानी अगर हम लोगों से पूछा जाए कैसा बल है ये, तो किसी सतह के लंबवत कार्य करने वाले बल को क्या कहते हैं, इसी को हम लोग थ्रस्ट कहते हैं, इसी को हम लोग प्रणोदक के नाम से जानते हैं। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न को देखिए। किसी तरल पदार्थ द्वारा उसमें डूबी हुई वस्तु पर लगाया गया ऊपर की ओर बल क्या कहलाता है? तो आपने यह भी देखा कि समानांतर सतह के लंबवत जो लगेगा उसे प्रणोदक कहते हैं या प्रणोद कहते हैं। प्रेशर को आप जानते हैं कि फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया को हम लोग कहते हैं प्रेशर। इसका यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को हम लोग कहते हैं पास्कल। अब वायुमंडलीय दाब को जब मापते हैं तो उसे बार में मापते हैं। एक बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल होता है। ये बात भी हम लोगों को ध्यान रखना है। ग्रेविटी, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है उसे ग्रेविटी कहते हैं। बायोन्सी फोर्स, द्रव में जब कोई वस्तु द्रव में डूबती है तो नीचे से एक बल ऊपर की ओर थ्रस्ट करता है, ऊपर की ओर धक्का देता है, उसी को हम लोग बोलते हैं उत्प्लावन बल के नाम से उसे जानते हैं। तो आंसर इस प्रश्न का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे कि एन ऑब्जेक्ट विल सिंक इन अ फ्लूइड इफ, कह रहा है कि एक वस्तु किसी तरल में डूब जाएगी, कब डूबेगी। जैसे हम लोग देखें तो ये कोई बर्तन हो गया, इसमें यहां तक कोई फ्लूइड भरा हुआ है, कहने का मतलब यहां तक इसमें कोई द्रव भरा हुआ है। एक वस्तु हम लोग इसमें डालें तो बोल रहे ये वस्तु कब डूब जाएगी। तो अगर हम लोग बात करें कि अगर ये फ्लूइड है तो फ्लूइड की डेंसिटी एफ डी, अब वस्तु को अगर मान लिए बॉडी, तो बॉडी की डेंसिटी बी डी। तो अगर बी डी इज ग्रेटर देन एफ डी, मतलब वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक है, तो इस कंडीशन में वस्तु क्या होगी, डूब जाएगी। सेम उल्टा कि बीडी इज लेस देन एफ डी, यानी अब क्या हुआ कि फ्लूइड का घनत्व अधिक है वस्तु के घनत्व से, तो इस कंडीशन में क्या होगी, तैरेगी। अगर बीडी इक्वल टू एफ डी, इस कंडीशन में क्या होगा, तो वस्तु सतह तक डूब कर तैरेगी। मतलब अगर इस बर्तन में यहां तक पानी है तो जब दोनों बराबर हो जाएगा तो वस्तु कुछ इस तरह से तैरेगी, सतह से एकदम सतह मिला करके तैरेगी। समझे बात को? तो आंसर क्या होगा, कब डूबेगा, उस कब घूमेगा, यानी कह रहा है कि एक वस्तु किसी तरल में डूब जाएगी यदि उसका घनत्व तरल के घनत्व के बराबर हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा, डूब कर तैरेगी, डूब कर तैरेगी सतह के साथ। अब कह रहा है आगे कि उसका घनत्व तरल के घनत्व से अधिक होगा, तो इस कंडीशन में डूब जाएगी, तो ये सही हो गया। आगे कह रहा है कि उसका घनत्व तरल के घनत्व से कम हो, तो इस कंडीशन में क्या होगी, तैरेगी। क्लियर? क्लियर? तो आंसर बच्चों बी नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, आप इससे कुछ सीख रहे हैं, तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, ये करना होगा, तभी तो हम लोग सेशन को बनाए रखेंगे आगे तक भविष्य में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। किसी वस्तु का द्रव्यमान होता है, किसी वस्तु का द्रव्यमान होता है, जैसे भार को अगर डिफाइन करना रहता है, वो वेट को, तो हम लोग क्या बोलते हैं, भार क्या है, वह बल है जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींच रही है। द्रव्यमान क्या है,
तो जैसे अगर हम लोग किसी वस्तु को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो वो अपने मास के ही अनुसार उसका विरोध करती है। जैसे अगर फोन को चेंज करना है जगह तो बहुत आसान है, लेकिन इस पोडियम को चेंज करना होगा तो ये आसान नहीं है। ये पोडियम लकड़ी का है, इसके जगह पे ये पत्थर का होता तो और कठिन होता। यानी मास जैसे जैसे बढ़ता जाता है वस्तुएं क्या करती है, अपने अवस्था परिवर्तन का उतना ही विरोध करती है। मास जितना कम होगा अपने अवस्था परिवर्तन का उतना कम विरोध करेगी। कोई भी वस्तु अपने अवस्था परिवर्तन का जो विरोध करती है उस विरोध को इनर्शिया कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। और उसके जड़त्व की माप ही क्या है, मास है। मास अधिक तो इनर्शिया अधिक, मास कम तो इनर्शिया कम। समझे बात को? यानी राइट ऑप्शन इस आंसर का क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है कि पृथ्वी द्वारा उस पर लगाया गया बल, इसी को तो हम लोग वेट कहते हैं, इसी को वेट कहते हैं, भार कहते हैं। एक सदिश राशि जो जगह जगह बदलती है, जगह जगह बदलने वाली ये राशि नहीं है, बल्कि मास कैसी राशि है, कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट फिक्स। आ गया, देखिए कितने अच्छे क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए। ताकि न्यूमेरिकल पूछ रहा है तो न्यूमेरिकल आप बना पाए, ये भी हम लोगों को जरूरी है जानना। तो चलिए देखते हैं कि एक चट्टान से एक पत्थर गिराया जाता है। कोई चट्टान है, इस चट्टान से एक पत्थर को गिराया जाता है। वह 2 सेकंड बाद जमीन पर गिरता है। 2 सेकंड बाद कहां पहुंच गया, तो जमीन पर पहुंच गया। तो टकराने से पहले उसका वेग क्या होगा, यानी v बराबर u प्लस 80 होता है। बट ये गुरुत्वाकर्षण के साथ हो रहा है तो गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर, तो a की जगह g हो जाता है। तो v हमें निकालना है, v बराबर अंतिम वेग। यहां से जब गिरा तो u बराबर क्या था, 0। आरंभिक वेग क्या था, u बराबर 0। समय कितना लिया, 2 सेकंड। एक्सेलरेशन कितना है, कुछ दिया हुआ है क्या हम लोगों का, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो v बराबर u का मान 0, g का मान कितना 10, t का मान कितना 2। तो 0 10 दूना 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड ऑप्शन नंबर डी के पास है। कहीं से भी कोई भी विरामावस्था से जब चलना शुरू करे तो उसका आरंभिक वेग होता है 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक दोलनशील पिंड को, दोलनशील यानी पेंडुलम वाला क्वेश्चन आना शुरू हो गया। एक दोलनशील पिंड को एक पूर्ण दोलन करने में लगने वाले समय को क्या कहते हैं। जैसे कोई पिंड है, पेंडुलम, एक दोलन पूरा करने में, एक दोलन का मतलब यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां से यहां आ गया, तो हम लोग कहेंगे एक दोलन पूरा हो गया। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, टाइम पीरियड। इसी को क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं, आवर्त काल कहते हैं। 1 सेकंड में जितना बार दोलन हुआ उसी को आवृत्ति कहते हैं। और मध्य बिंदु से कितना दूर गया, कितना दूर गया, इस पूरे दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, आवर्तकाल। यहां से एक बात ध्यान रखेंगे कि पेंडुलम का आवर्तकाल t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है। यानी पेंडुलम का जो आवर्तकाल है वो लंबाई पर निर्भर करता है और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, बाकी किसी चीज पर निर्भर नहीं करता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। समझे इस बात को कि नहीं, पेंडुलम का आवर्तकाल उसके लंबाई पर और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, बाकी किसी चीज पर निर्भर नहीं करता। ये पॉइंट ध्यान रखना है आपको। आगे क्वेश्चंस मिलेंगे वहां इस लाइन का प्रयोग करेंगे हम लोग। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट क्या होता है। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/टाइम इंटरवल, 1/टाइम इंटरवल। और इसके लिए जो हमारे पास फार्मूला एसआई यूनिट है वो हर्ट्ज के नाम पर है, इसलिए इसका एसआई यूनिट क्या होगा। समय का एसआई मात्रक क्या होगा, तो सेकंड होगा। दूरी का एसआई मात्रक क्या होगा, तो मीटर होगा। फोर्स का एसआई यूनिट क्या होगा, तो न्यूटन होगा। फोर्स का एसआई मात्रक न्यूटन होगा। क्लियर, यस और नो। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है कि यदि एक सरल लोलक का आवर्तकाल t है, जो t बराबर 0.0
5 सेकंड है, 0.5 सेकंड, और उसकी आवृत्ति को भी मान लेंगे, आवृत्ति भी, तो क्या होगी? यानी हम लोगों से आवृत्ति पूछा जा रहा है। तो आप जान रहे हैं कि अगर आवृत्ति को भी दिया है, तो हम लोग जानते हैं कि आवृत्ति बराबर 1 बाई टाइम इंटरवल, भी माने एफ माने जो भी माने, यानी सीधा तो हमारा फॉर्मूला यह है कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाई टाइम इंटरवल। तो फ्रीक्वेंसी हम लोगों को बताना है, टाइम इंटरवल दिया हुआ है। तो टाइम इंटरवल कितना दिया हुआ है? तो 0.5। तो 0.5 को हम लोग 10 बटे में 5 लिख सकते हैं ना, तो 5 दूना 10, यानी कितना हो जाएगा? 2 हर्ट्ज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर हमसे पहले देना है, तभी आप समझ पाएंगे कि आंसर होगा कि नहीं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपको आंसर करते रहना चाहिए, क्योंकि आंसर करेंगे, बनाएंगे तो थोड़ा क्या होगा, रफ्तार आएगा, क्योंकि एग्जाम हॉल में समय बहुत कम मिलता है। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि 150 क्वेश्चन के लिए 2 घंटा मिलता है, मतलब 150 क्वेश्चन भागा देंगे कितना से, तो 120 से अगर भागा लगाएंगे तो आपको देखेंगे समय काफी कम मिलेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है कि इसको रिवीजन के तौर पर लेना है, और आप अपने ज्ञान का इसमें प्रयोग करेंगे, तेजी से प्रयोग करेंगे। क्या आंसर होगा इस प्रश्न? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हम लोग का कि एक दोलन का आयाम क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है। तो अगर हम जानते हैं कि ये कोई तरंग ऐसे जा रही है, तो कोई तरंग कितना अपने मध्य स्थिति से नीचे की ओर गई और कितना ऊपर की ओर। तो यहां से यहां का जो डिस्टेंस है, ये पूरा डिस्टेंस, ये अब पूरा, तो इसी को हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड। देखिए क्या कहा जा रहा है, एक दोलन में तय की गई कुल दूरी, एक दोलन में तय की यहां से यहां की दूरी, इसको तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये वेवलेंथ के बारे में ऑप्शन नंबर ए की बात। आगे कह रहा है कि पिंड द्वारा अपनी माध्य स्थिति से तय की गई अधिकतम दूरी, माध्य स्थिति ये, यहां से जितना ऊपर जितना नीचे, तो इसी दूरी को हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो राइट ऑप्शन हम लोग का क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है कि एक सेकंड में दोलनों की संख्या, एक सेकंड में दोलनों की संख्या को ही तो क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। एक दोलन में लिया गया समय, तो इसी को टाइम पीरियड कहते हैं, इसी को टाइम पीरियड कहते हैं। तो जैसा क्वेश्चन रहे वैसा आंसर कर देना हम लोगों को, यही तो दिमाग लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि एक सरल लोलक के लिए गोलक का त्वरण किस स्थिति में अधिकतम होगा? किस स्थिति में अधिकतम होगा? जैसे ये हम लोगों ने देखा कि एक हमारा पेंडुलम है, तो पेंडुलम हम लोग जानते हैं कि क्या करेगा, एक बार तो एक बार यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां आएगा, फिर यहां से यहां अपना कर रहा है। तो अब बोल रहा है कि इसमें कब इसका पूछा जा रहा है कि एक्सीलरेशन मैक्सिमम होगा। तो जब जो पेंडुलम है जो अपने यहां पे पहुंच जाए, या यहां पर पहुंच जाए, यहां पर या यहां पर पहुंचे, तो इस स्थिति में क्या होगा कि अधिकतम पॉइंट पे रहेगा, तो पूरा रिस्टोरिंग फोर्स उसके पास रहता है। तो इस कंडीशन में त्वरण का मान क्या होता है? मैक्सिमम होता है। और यहां पे क्या होता है मध्य स्थिति में? तो यहाँ पे वेलोसिटी भी मैक्सिमम रहती है और एनर्जी भी मैक्सिमम रहता है। तो क्वेश्चन हम लोगों से क्या पूछ रहा है कि क्या होगा? अधिकतम होगा त्वरण, तो ये एक्सट्रीम पोजीशन पर, चरम स्थितियों में, राइट आंसर। मीन पोजीशन पे क्या होगा? तो वेलोसिटी भी मैक्सिमम होगा और साथ में एनर्जी भी मैक्सिमम होगा। ये बात ध्यान रखना है हम लोगों को। तो यहाँ पे तो राइट आंसर हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लियर? समझे बात को? चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल लोलक के आवर्त काल को प्रभावित नहीं करता? देखिए क्वेश्चन आ गया कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इक्वल टू क्या कहेंगे? तो लोलक का आवर्त काल कहेंगे, टाइम पीरियड कहेंगे। तो अब ये किससे प्रभावित होता है? तो एक तो लंबाई से प्रभावित होता है। तो लंबाई क्या होगा कि गर्मी के दिनों में बढ़ जाएगा,
और ठंडे के दिनों में क्या होगा, घट जाएगा, यही होगा ना। तो जब लंबाई घटेगा बढ़ेगा तो उसको तापमान से लेना देना है, तो तापमान पर निर्भर करता है। लेंथ ऑफ पेंडुलम, तो लेंथ की तो बात डायरेक्ट कह रहा है, तो ये भी सही है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको दिख ही रहा है। मास ऑफ बॉब, गोलक का द्रव्यमान, यानी पेंडुलम के इस गोलक का द्रव्यमान कुछ भी रहे, चाहे 5 किलो रहे 50 किलो रहे, चाहे झूला झूलती हुई लड़की 10 किलो की रहे या 20 किलो की रहे, झूला झूलती हुई लड़की के बगल में एक लड़की आके बैठ जाए और लड़की आके बैठ जाए, तो झूले के टाइम पीरियड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्लियर? तो यानी आंसर क्या होगा इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर डी, कि मास पर प्रभावित नहीं करता है किसको, पेंडुलम के मूवमेंट को, यानी उसके टाइम पीरियड को द्रव्यमान प्रभावित नहीं करता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप होमवर्क मतलब कमेंट बॉक्स में करिएगा, क्या आंसर करिएगा मैं बता दे रहा हूं, कि अगर किसी पेंडुलम का लंबाई 4 गुना कर दिया जाए, 4 टाइम्स कर दिया जाए, तो उसका टाइम पीरियड कितना गुना हो जाएगा, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में करेंगे। अगला प्रश्न है कि वेयर इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम मैक्सिमम, एक सरल लोलक के गोलक का वेग कहां अधिकतम होता है। तो इस प्रश्न का तो मैं चाहूंगा कि जवाब आप लोग खुद से, इस प्रश्न का जवाब आप लोग खुद से, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसका जवाब आप लोगों को बताया है। ऐसा नहीं है कि मैंने इसका जवाब पहले नहीं बताया है, आप लोगों को इसका जवाब बता दिया है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि इस प्रश्न का जवाब आप लोग स्वयं करें। क्या होगा, तो मैंने बताया था कि माध्य स्थिति में क्या होगा, तो इस समय वेलोसिटी भी मैक्सिमम होगा और एनर्जी भी मैक्सिमम होगा, तो यही तो पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए ही तो आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। एक्सट्रीम पोजीशन पर आपने देखा कि एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बॉडी मेक 60 ऑसिलेशन इन 15 सेकेंड, व्हाट इज द इट्स फ्रीक्वेंसी। कह रहा है कि कोई बॉडी है जो 60 ऑसिलेशन को कंप्लीट करती है कितने देर में, तो 15 सेकेंड में, तो क्या होगा उसकी आवृत्ति। तो आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी बराबर 1/t, यही तो 1/t है। तो अब यहां पे देखेंगे हम लोग कि 15 सेकेंड में 60 दोलन तय करती है, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब एक दोलन कितना देर में, तो 15 60 दोलन, तो 15 चौका 60, यानी कितना, 4 सेकेंड में एक दोलन को कंप्लीट करती है, तो इसका कितना हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, 4 हर्ट्ज हो जाएगा। समझे बात को, 60 बार वाइब्रेशन करता है 15 सेकेंड में, तो एक वाइब्रेशन इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, तो एक कितना देर में, तो एक 4 सेकेंड में, तो 4 सेकेंड यानी 4 हर्ट्ज, यानी एक सेकंड में 4 बार, एक सेकंड में 4 बार, तो 4 हर्ट्ज। क्लियर? चलिए आगे बढ़ो। अगले प्रश्न को देख रहे हैं हम लोग कि इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव इज 25 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 25 हर्ट्ज, हाउ मेनी टाइम्स डज द पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम वाइब्रेट 1 मिनट। तो कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी कितनी है 25 हर्ट्ज है, तो बोल रहा है कि 1 मिनट में यह बॉडी कितना बार वाइब्रेट करती होगी, तो एक सेकेंड में ना 25 बार, एक सेकेंड में जितना बार वाइब्रेशन होगा उसे कहेंगे फ्रीक्वेंसी। तो पूछ रहा है कि 1 मिनट में कितना बार, तो एक सेकेंड में 25 बार, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड यानी 60 गुने 25 कितना हो जाएगा 1500, यही होगा ना 1500। क्लियर बच्चों, 1500, 25 छका 150 और एक शून्य, 1500 है क्या ऑप्शन में, 1500 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। समझे, ऐसे प्रश्न जब पूछेंगे गलतियां हो जाएंगी बच्चों से। अगले प्रश्न को देखेंगे, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज डबल्ड, व्हाट हैपन टू इट्स टाइम पीरियड, एज्यूम अ स्मॉल एम्पलीट्यूड। बोल रहा है कि यदि एक सरल लोलक के आयाम को दुगुना कर दें, एम्पलीट्यूड को दुगुना कर दें, तो क्या होगा, उसके टाइम पीरियड पर क्या प्रभाव पड़ेगा। टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, कहीं इसमें बात ही नहीं हो रही एम्पलीट्यूड का, कहीं बात ही नहीं हो रही है, तो यानी जैसा था लगभग वैसा ही रहेगा।
तो जैसा था वैसा ही रहेगा मतलब कहां पर? यह लगभग समान रहता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो हम लोग फिजिक्स में भी देखें कि ऐसे बीपीएससी ने क्या किया कि बीपीएससी ऐसे छोटे-छोटे न्यूमेरिकल पूछ सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे इस सीरीज में हर दिन कोशिश करेंगे कि हम लोग जो फिजिक्स के चैप्टर लाएँगे, उससे जो छोटे-छोटे न्यूमेरिकल बनेंगे, उसको हम लोग बनाते हुए चलेंगे, ताकि सभी बैकग्राउंड वाले बच्चे ऐसे प्रश्नों को समझते चलें और आने वाले एग्जाम में अपने अच्छे स्कोर से पास। चाहे वो आप बीपीएससी की तैयारी करते हो, चाहे आपका आगामी एग्जाम एईडीओ है या आप बिहार सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी एग्जाम चाहे बीपीएससी टीआरई की परीक्षा कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर कल एक नए सेशन में।